दोस्तों, यह कहानी एक उम्रदराज चित्रकार की है जिसकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ती जा रही है। आज की कहानी इसी अजीबोगरीब और जिद्दी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें पाब्लो पिकासो नामक एक व्यक्ति से मिलवाया जाता है जो एक प्रसिद्ध कलाकार है और जिसे कई लोग सराहते हैं। शुरुआती दृश्य में पिकासो को सैन्य अधिकारियों के एक समूह के सामने अपनी पेंटिंग प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया है, जो उनके काम की बहुत प्रशंसा करते हैं। अगले दृश्य में पिकासो एक रेस्तरां में होते हैं जहां वह अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित कर रहे होते हैं। वहीं वह पास बैठी दो युवा महिलाओं से बातचीत करते हैं जो कला के प्रति बहुत उत्साही हैं। उनकी रुचि पहचान कर पिकासो उन दोनों महिलाओं को अपने अपार्टमेंट में अपनी पेंटिंग का संग्रह दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले दिन सुबह महिलाएं पिकासो के घर पहुंचती हैं जहां वे उन्हें अपनी टीम के साथ एक नाटक की रिहर्सल करते हुए पाती हैं। पिकासो उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उन्हें अपना स्टूडियो दिखाने ले जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान पिकासो को पता चलता है कि उनमें से एक महिला जल्द ही अपने देश वापस लौटने वाली है, जबकि दूसरी फ्रांसी यहीं रुकने वाली है। जब वे जाने लगती हैं तो पिकासो उनसे कहते हैं कि वे कभी भी उनसे मिलने आ सकती हैं। इसके बाद कहानी फ्रांसी पर केंद्रित हो जाती है, जो पिकासो से बहुत प्रभावित है। हालांकि वह उनसे करीब आने में हिचकिचाती है क्योंकि उसने सुना है कि जो लोग पिकासो के साथ जुड़ते हैं वे कभी पहले जैसे नहीं रहते। अपनी झिझक के बावजूद फ्रांसी अंततः पिकासो से फिर मिलने का फैसला करती है। जब फ्रांसी पिकासो के घर पहुंचती है तो वह बारिश में भीगी हुई होती है। पिकासो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वह उसे बाल सुखाने के लिए एक तौलिया देते हैं और अपनी अन्य पेंटिंग्स दिखाते हुए उसके करीब आने लगते हैं। इसी दौरान वह उसे चूम लेते हैं और खुद यह देखकर हैरान होते हैं कि वह उनके साथ कितनी खुश दिखती है। पेरिस की मुक्ति के बाद पिकासो शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं, जबकि शहरवासी उन्हें एक महान चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। फ्रांसी कला के प्रति अपने प्यार और अपने पिता की अपेक्षाओं के बीच फंसी हुई है, जो चाहते हैं कि वह वकील बने। पिकासो के प्रोत्साहन पर फ्रांसी अपने पिता से अपने पेंटिंग के प्रति जुनून के बारे में बात करने का फैसला करती है। हालांकि उसके पिता गुस्से में उसे डांटते हैं। हार न मानते हुए फ्रांसी अगले दिन सुबह पिकासो के पास लौट आती है। पिकासो बहुत खुश होते हैं और उसे अपने निजी स्टूडियो में ले जाकर पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ रहने के लिए तैयार है। फ्रांसी सहमत हो जाती है और पिकासो उसके रहने की व्यवस्था करने लगते हैं। जब पिकासो उसके बिस्तर की व्यवस्था करते हैं, फ्रांसी अपने कपड़े बदलने लगती है और उनके बीच एक रोमांटिक पल बनता है। अगले दिन सुबह फ्रांसी पिकासो से कहती है कि उसे उनके अतीत के कई रिश्तों के बारे में पता है और यह भी कि कोई भी महिला उनके साथ नहीं टिक पाई। पिकासो से विश्वास दिलाते हैं कि वह अलग है और अब वह किसी और के साथ डेट नहीं करना चाहते। आगे के दृश्य में पिकासो की पत्नी को दिखाया जाता है। वह अपनी छोटी बेटी के साथ है, लेकिन उसे पिकासो और फ्रांसी के अफेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिकासो अपनी पत्नी और बेटी से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने जाते हैं। इसके बाद हमें एक और महिला दिखाई जाती है जिसकी जिंदगी भी पिकासो के कारण बर्बाद हो चुकी है। वह अब भी उनका इंतजार कर रही है और डर में जी रही है कि कहीं पिकासो उसे भी छोड़ न दे। पिकासो फ्रांसी को अपने फार्म हाउस ले जाते हैं जो शहर से काफी दूर है और उससे कुछ दिनों तक वहीं रहने को कहते हैं। इस दौरान फ्रांसी को लगता है कि पिकासो शायद वास्तव में उससे प्यार करते हैं, लेकिन वह उन पर संदेह भी करने लगती है। एक रात जब पिकासो सो रहे होते हैं, फ्रांसी अपनी चीजें लेकर भागने की कोशिश करती है। हालांकि पिकासो उसे पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती एक चर्च में ले जाते हैं। वहां वह उससे भगवान के सामने कसम खाने को कहते हैं कि वह हमेशा उनसे प्यार करेगी। इस अजीब हरकत से फ्रांसी फिर से खुश हो जाती है और उनका रिश्ता चलता रहता है। फ्रांसी पिकासो के साथ काम करना शुरू करती है, जिससे उन्हें और भी मौके मिलते हैं। रात में पिकासो फ्रांसी को पेंटिंग की तकनीक सिखाते हैं। समय के साथ फ्रांसी पिकासो के बच्चे को जन्म देती है और वे एक साथ बस जाते हैं। हालांकि रविवार को पिकासो अपनी पहली पत्नी और बेटी से मिलने जाते हैं, जिससे उनकी पहली पत्नी को लगता है कि वह अब भी उनकी सच्ची प्यार है। छुट्टी के दौरान फ्रांसी पिकासो की पहली पत्नी से मिलती है। पहली पत्नी उसे बताती है कि पिकासो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और फ्रांसी को चेतावनी देती है कि वह उनके बीच न आए। पिकासो के साथ रहते हुए फ्रांसी अन्य महिलाओं से मिलती है जिन्हें पिकासो ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया था।
फिर भी फ्रांसी उनकी पसंदीदा बनना चाहती है। पिकासो हालांकि अपनी सभी पत्नियों के प्रति उदार थे, वह उन्हें पैसे देते थे और उनकी इच्छाएं पूरी करते थे, जिससे वे उन पर गुस्सा नहीं कर पाती थीं। पिकासो की इतनी पत्नियों से मिलने के बाद फ्रांसी को खुशी महसूस होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता भी होती है कि पिकासो उसे भी छोड़ सकते हैं। अपनी आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए वह पेंटिंग करना शुरू करती है और पैसे कमाने लगती है, खासकर क्योंकि वह फिर से गर्भवती है। पिकासो 3 सप्ताह के लिए पोलैंड यात्रा पर जाते हैं और अपने सहायक को फ्रांसी को एक पत्र भेजने के लिए कहते हैं। हालांकि फ्रांसी को एहसास होता है कि पत्र पिकासो ने नहीं लिखा। जब पिकासो लौटते हैं तो फ्रांसी उनसे इस धोखे पर सवाल करती है और उन्हें थप्पड़ मारती है। फिर भी पिकासो, जो फ्रांसी को खुश करना जानते हैं, उसे मना लेते हैं और वह उनके साथ खुशी से रहना जारी रखती है। इसके बाद पिकासो एक नया प्रयास शुरू करते हैं, जिसमें वह अपनी कला के साथ कविताएं जोड़ते हैं। यह प्रयास उन्हें बहुत उत्साहित करता है। इस दौरान एक युवा महिला उनके साथ काम करना शुरू करती है, जिससे फ्रांसी को चिंता होने लगती है। पिकासो देर से घर आने लगते हैं, जिससे उनके और फ्रांसी के बीच झगड़े होते हैं। पता चलता है कि पिकासो एक नई महिला जैकलिन के प्यार में पड़ गए हैं और अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिता रहे हैं। पिकासो की हरकतों पर शक करते हुए फ्रांसी उनका सामना करती है, लेकिन वह झूठ बोलते हैं कि वह काम के सिलसिले में पेरिस जा रहे हैं, जबकि वास्तव में वह जैकलिन के साथ हैं। पिकासो के जाने के बाद फ्रांसी को पता चलता है कि उसकी दादी बीमार होने के कारण लकवाग्रस्त हो गई हैं। फ्रांसी को पेरिस जाना पड़ता है। हालांकि जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसके पिता उसे बताते हैं कि पिछली रात उसकी दादी का निधन हो गया। इसके बाद फ्रांसी पेरिस में अपने एक पुराने दोस्त से मिलती है। वह उसे बताती है कि वह पिकासो को ढूंढने का इरादा रखती है और दोनों मिलकर उनकी तलाश शुरू करते हैं। जब फ्रांसी अंततः पिकासो को देखती है तो वह नोटिस करती है कि वह एक नई महिला के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। बाद में फ्रांसी एक रेस्तरां के बाहर पिकासो का अकेले सामना करती है और उन्हें अपनी दादी की मौत के बारे में बताती है। वह पिकासो को यह भी बताती है कि वह अपने बच्चों के साथ पेरिस में रहने की योजना बना रही है। जवाब में पिकासो ठंडे ढंग से कहते हैं, तुम जो चाहो कर सकती हो। अगले दिन सुबह पिकासो फ्रांसी को चेतावनी देते हैं, तुम मेरे बिना नहीं जी पाओगी। एक बार जब मैं चला गया तो तुम्हारी पेंटिंग कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन फ्रांसी, जो पहले से ही तैयार थी, जाने का फैसला करती है। जैसे ही फ्रांसी जाने की तैयारी करती है, पिकासो पहली बार अपनी जिंदगी में रोने लगते हैं। फिर फ्रांसी उन्हें बताती है, यह सिर्फ एक प्रयोग था। मैं पेरिस में कुछ दिनों तक रहूंगी और फिर घर लौट जाऊंगी। जब फ्रांसी पेरिस से घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि पिकासो और जैकलिन अब एक साथ रह रहे हैं। कुछ समय बाद पिकासो फिर से फ्रांसी के पास आते हैं, लेकिन वह अब उनकी बातों में नहीं आती। पिकासो फिर सुझाव देते हैं, कम से कम हम अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं, और फ्रांसी सहमत हो जाती है और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।